स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट्स 10 नंबर एवरेज, 12 नंबर भी आ जाते हैं। दिसंबर 21 में 12 नंबर थे। इसमें ना 5 चीजें हैं। एक इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस को मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं, इसलिए 5 कह रहा हूं। एक जनरल है और एक इंश्योरेंस है लाइफ। एक है म्यूचुअल फंड्स, एक है बैंक्स, और एक है IS 26 जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान वाला। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से एक का सवाल आता ही आता है, और इनके फॉर्मेट मैंने बना के डाले हुए हैं अपनी बुक में, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर 15 में डाले हुए हैं। अभी मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं इसमें ना सिर्फ हेल्प ये कर सकता हूं आपकी कि याद करने में आसानी हो, इसलिए सारी टर्म्स थोड़ी थोड़ी बता देता हूं जितनी को मुझे आती हैं। उससे पहले ये मैंने एक एनालिसिस बनाया था, सारे टॉपिक्स का नहीं बनाया हुआ, कंसोलिडेशन का बनाया हुआ है और इसका बनाया हुआ है। तो कंसोलिडेशन की मैंने फाइल शेयर कर ली थी, LMS पे रख दी है, LMS पे रख दी हुई है। और हाँ वो तो एक को भेजी थी, LMS पे रख दी है बहरहाल। और ये भी एक फाइल है, अगर चाहिए हो तो ये भी रख दूंगा। पढ़ा जा रहा है? ये जून 8 से शुरू किया था मैंने, और ये जो मैंने कांटे लगाए हुए ना, ये कांटे लगाए नजर आ रहे हैं, ये पुराने फॉर्मेट्स हैं, क्योंकि ना रूल्स बदल गए थे। इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स 2017 में चेंज हुए थे, उससे पहले स्टेटमेंट्स बहुत डिफरेंट तरह की होती थी। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है मेरे लिए क्योंकि आप में से किसी के पास, ये सामने बैठे में से तो नहीं, लेकिन वो जो ऑनलाइन है वो हो सकता है किसी और बुक से भी प्रैक्टिस करते हो, और उन किसी और बुक्स के अंदर हो सकता है कि पास्ट पेपर्स बस डाल दिए गए हों। तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स, इनके पास्ट पेपर्स दिसंबर 17 से पहले वाले करने वाले नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते थे। तो इसलिए मैंने कहा ये चीज़ भी आपके सामने खोलूं कि इन अटेम्प्ट्स के सवाल नहीं करने वाले, ये पुराने फॉर्मेट्स थे, पुरानी चीज़ें होती थी, अब उस तरह से नहीं है फॉर्मेट्स। बैंक बहरहाल सदा बाहर चल रहा है, और ये आप इस लिस्ट में देख लें कितने सारे बैंक्स आ रहे हैं। और अभी रिसेंट भी बैंक ही आया था, है 10 बार आ गया, ये 22 में ला के जून 8 से गिनना शुरू करें तो ये 10 बार हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने सही गिना होगा, वैसे ही गिन रहा हूँ बस मैं, 9 10 11। अच्छा, तो ये 11 दफा बैंक आ गया हुआ है, और लास्ट टाइम आया है, और वो 4 अटेम्प्ट्स बाद आया है। और वो जो लास्ट टाइम आया था 19 में, 17 में, 16 15 14, हर साल ही आ रहा है। लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं है, मतलब अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये कोई पैटर्न नहीं है। ये तो मैं बस सामने फाइल दिखा रहा था, ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो और कोई बुक यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने अपनी बुक के अंदर ये पुराने पास्ट पेपर्स इनके डाले ही नहीं। मैंने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 15 बनाया हुआ है, वो जो पुराने फॉर्मेट्स हैं वो मैंने डाले नहीं अपनी बुक के अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये बात दिखा रहा था कि वो पुराने सवाल है इंश्योरेंस के और म्यूचुअल फंड्स के, वो ना करिएगा। चलिए इंश्योरेंस से मैं शुरू करता हूँ, और सामने खोल लेता हूँ फाइल। चलिए नॉन लाइफ से करता हूँ शुरू। ये क्लियर नहीं लग रहा मुझे इतना, पढ़ा जा रहा है वैसे कि नहीं? चलिए नहीं भी पढ़ा जा रहा तो पढ़ तो आप वहां से लेना, किताब से पढ़ ले, नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं तो बस यहां से बता, इतना पता चला है कि यहां कुछ है, तो वो जो कुछ है वो देख लेना अपनी बुक के अंदर। नॉन लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, ये इससे ये बता रहा हूं पहले, और इसका सवाल ये दिसंबर 18 में आया था, उससे पुराने वाला रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो पुराने फॉर्मेट थे, तो बस दिसंबर 18 में आया था ये, उसके बाद नहीं आया अभी तक। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस क्या होता है, इनका कमाई। अच्छा वैसे जो ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज है ना, तो ये जायज़ नहीं होता, ये सूद में आता है सारा, सूद में, और उसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं।
इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस सिर्फ सूद नहीं है, और भी मसाइल हैं इसके अंदर। चले खैर, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस ये मैं दो अलग अलग कर रहा हूं। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस ये मिसालें भी लिखी हुई हैं पर, गाड़ियों की इंश्योरेंस और एसेट्स की बाकी इंश्योरेंस और रास्ते की इंश्योरेंस, और यानी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हर चीज की इंश्योरेंस, उसको मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कह रहा हूं। इनकी आपसे बैलेंस शीट टेस्ट होने के चांस कम है, क्योंकि बैलेंस शीट में इसकी कोई खास बात है नहीं, तो उस पर आता हूं बाद में। पहले मैं आपको पढ़ाने लगा हूं इसके ना 3 मशहूर नोट्स, पहले ये पढ़ाता हूं और आपसे ये नोट नाम, ये 3 इसके मशहूर नोट्स हैं, बाकी कोई नॉर्मल बिजनेस जैसे ही हैं। टिपिकली इस इंश्योरेंस बिजनेस के 3 मशहूर नोट्स हैं, और ये नाम लेके भी पूछे जा सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। ये नोट समझाता हूं मैं आपको। इंश्योरेंस कंपनी की अर्निंग क्या होती है? प्रीमियम, उनकी मेन अर्निंग प्रीमियम है। तो नेट इंश्योरेंस प्रीमियम यानी जो इनका रेवेन्यू है उसका नोट है। अच्छा, नेट क्यों? क्योंकि इसमें एक ये चीज है और उसमें से ये माइनस हो रही है, एक ये फिगर है उसमें से ये माइनस हो रही है, जो आंसर आ रहा है ये इसका नेट इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू है। अब ये चीजें क्या हैं ये समझें। रिटर्न ग्रॉस प्रीमियम, ये जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज इस साल में बेची होंगी उनसे जो प्रीमियम लिया है, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे इल्म के मुताबिक तो सब कैश पे और एडवांस पे चल रहा होता है, मेरे ख्याल में तो उधार पे नहीं होता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उधार पे नहीं इंश्योरेंस होती, तो ये सारा तो कैश में ही मिल गया होगा। अच्छा, बचपन का एक अकाउंट है, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसीवेबल रहने दें अगर, और क्या आता? किस साइड पे? इस साइड पे। इनकम फॉर द ईयर इस साइड पे, और रिसीट्स यही रह गया, इधर ही आएगी रिसीट्स इस साइड पे। ये क्या होगा? ये रिसीट्स हैं, ये रिसीट्स हैं जो इस साल पॉलिसीज बेची। अच्छा, क्या स्कोर होगा? ये लेक्चर तो रहेगा इस पे अवेलेबल, लेकिन आप कहां दोबारा मेहनत करेंगे देखने की, तो इसलिए ना जो चीजें बता रहा हूं वो 2-2 3-3 लाइनें लिख लेना, वरना भूल जाएंगी ये बातें सारी आपको। प्रीमियम है जो इस कंपनी का मेन पॉलिसीज बेचना काम है, उस पे जो प्रीमियम कमाया है कस्टमर से, ये वो है जी। है? हाँ हाँ, आपको मैं भी दिखा भी दूंगा, दिसंबर 18 देख लेंगे, फॉर्मेट सामने खुला रहने दूंगा, दिसंबर 18 देख लेंगे, पता लग जाएगा कि पोस्टिंग है सिर्फ। तो प्रीमियम वही है जो इसको कस्टमर से पॉलिसीज बेच के मिल रहा है। यानी ये जो 2 लाइनें लिखी है ना, ये दोनों, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये दोनों हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली ये एक्रूवल जैसी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ना अपने लॉज हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अपने रूल्स हैं। पता नहीं कॉर्पोरेट लॉज में वो है कि नहीं है सिलेबस में। कॉर्पोरेट लॉज में इंश्योरेंस है, उनकी रिपोर्टिंग बेसिक चीजें बहरहाल। अच्छा, इस इंश्योरेंस कंपनीज के ना अपने लॉज हैं जिनके तहत ये कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये जो अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व, ये किसी रूल्स के तहत कैलकुलेट होता है। ये एक दो टर्म्स मैंने भी कहीं डिस्कशन करते हुए सुनी थी कि वो 1/24 रूल और इस तरह के ना रूल्स होते हैं उनके, उसके तहत कैलकुलेशन की होती है। ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है ये मुझे भी नहीं पता, ना ही आपसे कैलकुलेशन टेस्ट होनी है। आपको ये फिगर्स दी होंगी, उनको पुट करना है। हाँ, समझने के लिए इतना कह लें कि जिस तरह से ये रिसीट है, तो ये तो अगले पिछले साल की भी हो सकती है ना, अगले साल की होगी, खैर पिछले साल की तो नहीं होगी। तो जो एडवांस मिल गया वो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी, और वही अगले साल, तो ये वैसी सी चीज है, यानी ये है। तो ये आप समझने के लिए एडवांस इनकम कह सकते हैं। अदरवाइज ये एग्जैक्टली एडवांस इनकम नहीं है, ये बाकायदा एक फार्मूले के तहत कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसका नाम भी देखें ना, अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व। ये कोई रिजर्व मेंटेन करना होता है, लेकिन समझने के लिए काफी है कि ये ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस की तरह की चीज है। अच्छा, आप देखिए, रिसीट्स प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस इज इक्वल टू इनकम, ये इनकम। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम जो हमें कस्टमर से मिला है। इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ियों की इंश्योरेंस, जहाजों की इंश्योरेंस कर दी, लेकिन अगर सारी ही गाड़ियां लग गई, सारे ही जहाज गिर गए, तो फिर तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ जाएगा। तो इतना जिगरा नहीं इनमें होता। तो ये क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करवा भी लेते हैं, नहीं अपनी नहीं, एक एबीसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने किसी कस्टमर की गाड़ी इंश्योर कर दी। अब उतनी अमाउंट ऑफ गाड़ी कर तो दी इंश्योर, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा भी ली।
अब एग्जैक्टली क्या वही गाड़ी होती होगी या एक सर्टेन अमाउंट होती होगी पता नहीं, लेकिन समझने के लिए चलो ऐसे कह लें कि वही गाड़ी, यानी हमने कस्टमर को गाड़ी की इंश्योरेंस करके दी, प्रीमियम लिया, लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसका क्लेम देना पड़ेगा, तो हमने फिर वो गाड़ी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा ली और उसको प्रीमियम दिया, ये वो प्रीमियम है। इसलिए इसको री इंश्योरेंस कहते हैं कि जिस एसेट की हमने इंश्योरेंस करके दी है, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वही एसेट्स किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा लें और उनको जो प्रीमियम दें, ये वो है री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। ये वो है जो हमने अपनी एहतियात के लिए जिन एसेट्स की खुद इंश्योरेंस की थी उनकी सपोर्ट के लिए किसी और से इंश्योरेंस करवा ली, ताकि अगर वाकई क्लेम आ गया तो हम कस्टमर को तो क्लेम देंगे, लेकिन हमें वापस उस कंपनी से क्लेम मिल भी जाएगा। तो ये वो जो हम प्रीमियम दे रहे होंगे, ये वो है। नहीं, ये क्या परफेक्ट मैचिंग हो रही होती है, किस तरह हो रही होती है पता नहीं, कुछ ना कुछ पोर्शन होगा ना। यानी अगर 100 गाड़ियों की इंश्योरेंस की है तो हो सकता है एहतियातन 20 की आगे री इंश्योरेंस करा लेते हो, क्योंकि बिला वजह अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं। तो जितने की भी कराते होंगे उस पे जो प्रीमियम दे रहे हैं, ये वो है। आप क्या कह रहे हो? हमने देखें, ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या उन सारे के सारे एसेट्स की दोबारा इंश्योरेंस करा लेते होंगे, दोबारा नहीं कराते होंगे, कुछ की कराते होंगे। तो जिन गाड़ियों की, जिन जहाजों की, जिन बिल्डिंग्स की, जिस कैश की, जिस एयर सफर की, जिस शिप सफर की, जितनी की भी इंश्योरेंस, लाइफ के अलावा जिस भी दुनिया में चीज की इंश्योरेंस है, वो ये सब जनरल इंश्योरेंस होती है। उसमें जिन जिन चीजों की हमने इंश्योरेंस कस्टमर्स को करके दी है, ये उनसे प्रीमियम लिया है, और उनमें से सब की, चाहे कुछ की, जितने की भी इंश्योरेंस अब हम किसी और से करवा रहे हैं, वो री इंश्योरेंस है और ये उसकी पेमेंट है। तो ये प्रीमियम हमारा रेवेन्यू है और ये प्रीमियम हमने आगे किसी को पे किया है, तो ये रेवेन्यू में से नेट हो जाता है एक्सपेंस बनाने की बजाय। और ये जो दोनों चीजें, ये नाम से आइडिया हो रहा है कि चूंकि हम पैसे एडवांस में ले रहे हैं, तो ये एडवांस इनकम कहा था मैंने, तो अब जब प्रीमियम एडवांस में दे रहे हैं तो प्रीपेड होगा, तो ये उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड। और ये भी अगर आप बचपन वाला अकाउंट याद रखते हो तो एक्सपेंस के अकाउंट में आता है ओपनिंग प्रीपेड, पेमेंट, एक्सपेंस और क्लोजिंग प्रीपेड। अब आपको पेमेंट पता है, ओपनिंग ऐड कर लें, क्लोजिंग लेस कर दें, एक्सपेंस आ जाएगा। तो जो रीइंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, सवाल में ये सारी चीजें दी होती हैं, इससे निकलेगा एक्सपेंस, और इसको और इसको नेट करेंगे तो ये नेट इंश्योरेंस रेवेन्यू बन जाएगा। ये नेट इंश्योरेंस रेवेन्यू का नोट है। नहीं, ये भी किसी रूल्स के तहत, जिस तरह ये किसी रूल से कैलकुलेट होती है ना, ये भी किसी रूल से ही कैलकुलेट होती है। कोई एक दो लाइनें लिखनी हो तो लिख लिया करें। और ये जो आंसर आया, ये 2195, तो ये देखें, ये इधर आ गया, ये एसओसीआई है, ये इधर आ गया। तो इसलिए मैंने आईकैप की बुक से पढ़ाने के बजाय, क्योंकि इसमें बस काटे 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 लगे हुए थे, तो मैंने वैल्यूज डाल दी कि पता चले क्या कहां प्लस माइनस हो रहा है। तो ये वही रेवेन्यू जो नोट में था, ये है। अब इनके एक्सपेंसेस में से ये बड़ा एक्सपेंस है, ये दोनों ही बड़े में से, इनके नोट पे आता हूं। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम की कहानी ये भी रूल्स के तहत ही है, लेकिन आपको समझ आए तो रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, वरना एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये असल में किसी रूल्स के तहत होता है। ये IBNR होता है, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो ये इनके रूल्स के मुताबिक होती हैं ये कोई कैलकुलेशन, इनके अपने इंटरनल फार्मूले होते हैं कोई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना रिलेट कर रहा हूं। IS 37 होता था एक टॉपिक, उसमें किसी भी चीज की प्रोविजन बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कह लेता हूं, चले। और अच्छा, IS 12 में मैं ये फॉर्मेट्स रिवाइज कराऊंगा क्योंकि इनका इस्तेमाल करेंगे हम। हर साल के एंड पे जो स्टिल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और उनके लिए बेस्ट एस्टीमेट लगा के प्रोविजन बनाई जाती है। ये हो गया CD, और अगले साल ये, तो पिछले साल वाला CD यहां आ गया। ये हमारा बेस्ट एस्टीमेट है किस खर्चे का, जो हो गया है? नहीं, जो हम लोगों को वारंटी दे चुके हुए हैं। अगर वो क्लेम ले आए तो हम पाबंद है खर्चा पूरा करने। अभी वो क्लेम लाए नहीं है, अभी वो क्लेम नहीं लाए हैं,
हमने बेस्ट अंदाजा लगाया हुआ है कि चूंकि हम कह चुके हुए हैं कि अगर खराबी निकली तो हम ठीक करके देंगे, वारंटी दे चुके हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो ये उनका बेस्ट एस्टीमेट लगाया होता है। और जब वो वाकई क्लेम ले आएंगे तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, हमने खर्चे की तो ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखी है, तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जो एक्चुअल खर्चा होता है वो यहां आता है। और एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या होगा? क्लेम्स पेड, ये यानी जितने क्लेम्स इस साल में आए। ये क्या चीज है? जो हम लोगों को वादे कर चुके हुए हैं लेकिन अभी वो लाए नहीं है, क्लेम आ जाएंगे, हमारा बेस्ट एस्टीमेट है। तो ये कुछ वैसी सी चीज है। और एक्चुअल खर्चा प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। एक्चुअल खर्चा प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। ये है जो हमने इंश्योरेंस की हुई है, उस पे जो क्लेम देने पड़ेंगे, ये वो एक्सपेंस है। इन दोनों में क्या फर्क है? वारंटी दी थी, प्रोविजन फॉर द पीरियड बताता हूं। चलो, हमने वारंटी देके चीजें बेच दी। अब उन कस्टमर्स के पास साल का टाइम है, हमने साल की वारंटी दी हुई है, हम वारंटी दे चुके हैं। अगर वो क्लेम ले आए तो हम इनकार नहीं कर सकते, तो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, रिलायबल एस्टीमेट भी लग सकता है, तो उसकी प्रोविजन बनती है। हर साल के एंड पे वो क्लेम्स जो अभी तक नहीं आए, हम उनकी प्रोविजन बनाते हैं। हर साल यही काम करते हैं। और जो क्लेम एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। और जब वो असल में क्लेम ले आएंगे और वाकई खर्चा हम कर देंगे, तो फिर दोबारा से एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट करेंगे। तो वो जो एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट है ना, ये वो फिगर है, ये है एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ये उस टेबल से निकली हुई है। आउटस्टैंडिंग क्लेम्स इंक्लूडिंग IMNR, एग्जैक्टली ये चीज नहीं है, ये किन्हीं रूल के तहत निकलती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये ऐसी सी चीज है। और इसी का ही एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट IAS 37 में ही होता है, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट ये होता है कि जिसकी हमने प्रोविजन बनाई हुई है, क्योंकि हमने कस्टमर को चीजें बेची थी वारंटी देके, तो हमने वो चीजें सप्लायर से भी वारंटी पे ही खरीदी हुई थी। तो अगर कस्टमर हमारे पास क्लेम लाएगा तो हम सप्लायर के पास क्लेम ले जाएंगे, और उसने जो क्लेम हमें अभी तक नहीं दिया होगा वो हमारा एक रिसीवेबल आ जाएगा। ये वैसी सी चीज है। अभी से पहले मैंने प्रीमियम इनकम में क्या स्कोर हो गया? 2 ही आउट है अभी, लेकिन ओवर को 12-13 हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, चले इंश्योरेंस। अभी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू में बताया था कि एक इधर आ रहा था हमारा प्रीमियम जो हम ले रहे हैं कस्टमर से, और इधर क्या आ रहा था? जो हम री इंश्योरेंस पे कर रहे थे। तो अब क्लेम्स आ गए, तो हमारे कस्टमर जो हमारे पास क्लेम लाए वो हमारा खर्चा, और हम वो क्लेम जब रिकवर कर लेंगे तो ये रिकवरी है, ये इसमें से लेस हो जाएगी। और जितने रिकवर हो गए और जितने अभी रिसीवेबल हैं, तो वहां से फिर हमें निकल आएगा कि टोटल इनकम कितनी बनाए। एग्जैक्टली इनकम नहीं बन रही, इसमें से नेट हो रही है। लेकिन आप इसको अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीव्ड इज इक्वल टू इनकम। ये इनकम नहीं बन रही, इसमें से नेट हो रही है, लेकिन है इनकम जैसी चीज कि हमें अपनी री इंश्योरेंस वालों से क्लेम मिल रहे हैं। तो ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीव्ड और ये इनकम, तो इसका नेट करके ये इंश्योरेंस क्लेम एक्सपेंस है जो एसओसीआई के फेस पे आ रहा है। ये हाँ जी, ठीक है, चलो आगे। इनकम हो गई, इंश्योरेंस क्लेम हो गए। ये कमीशन, इंश्योरेंस कंपनी का एक बड़ा खर्चा होता है कमीशन। किसको कमीशन? जो एजेंट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, उनको कमीशन देते हैं, तो ये उनका एक एक्सपेंस है। अच्छा, अब जिसको कमीशन उन्होंने देनी है तो ये इनका हो गया एक्सपेंस। जितनी कमीशन पे कर दी वो भी, और जितनी अभी पे नहीं भी की, लेकिन पॉलिसीज बिक गई हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ एजेंट्स को महीने महीने का हिसाब करके देते हो, या उनको 6-6 महीने का हिसाब करके देते हो। ये वो टोटल कमीशन है जो इस साल बेची गई पॉलिसीज के ऊपर बनती है, पेड भी पेबल भी।
इस साल जितनी उन लोगों ने हमारी पॉलिसीज बेची है, हमारे एजेंट्स ने, उनको जो हमने कमीशन देनी है ये वो टोटल है। जिस तरह इनकम में से कितनी इनकम नहीं बनानी, वो जो रिजर्व था, कितनी इनकम नहीं बनानी कैसे कैलकुलेट होती है, वो उनकी अपने रूल्स हैं। इसी तरह से इन इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स के मुताबिक इनकी अपनी गाइडलाइंस हैं कि इसमें से कितना एक्सपेंस अभी बनाना है, कितना डेफर कर देना है। जैसे भी वो IFRS 14 में भी बता रहा था कि जहां पर कोई गवर्नमेंट गवर्न कर रही होगी तो उन्होंने हो सकता है कुछ पर्टिकुलर चीजों को कहा हो कि एक्सपेंस ना बनाए, डेफर कर दें। तो इसी तरह से इंश्योरेंस के अपने कुछ इंटरनल रूल होते हैं जिसके तहत इसको फॉरन एक्सपेंस नहीं बनाना, हो सकता है कुछ पीरियड पे फैलाना हो, तो जितना नहीं बनाना एक्सपेंस वो डेफर्ड है। समझने के लिए वही प्रीपेड, तो वो पेमेंट्स हो गई ऊपर, ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। अब ये जो पेएबल आ रहा है ना, ये अभी पे नहीं किया तो ये बैलेंस शीट में एक अलग पेएबल शो हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, इस साल जितनी पॉलिसीज बेची उनमें से उन पे कमीशन बनता था 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए ये वाला अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन 1000 में से अभी 100 दिया नहीं है, फिर भी ये वाला अकाउंट 1000 डेबिट, 900 कैश क्रेडिट और 100 एक अलग से पेबल बैलेंस शीट में आ रहा होगा। अब बात है कि इस 1000 का क्या करना है। तो इस 1000 को सारा का सारा एक्सपेंस नहीं कहना है, थोड़ा सा रख लेना है, डेफर कर लेना है अगले ईयर्स के लिए। वो कैसे डेफर होता होगा, उनके हैं कोई इंटरनल पॉलिसीज। सिर्फ एक्सपेंस की रीजन समझाने के लिए मैंने इससे रिलेट किया है कि जैसे ओपनिंग प्रीपेड होता है, क्लोजिंग प्रीपेड होता है और पेमेंट होती है और बाकी एक्सपेंस होता है, तो ये उस तरह से ये एक्सपेंस बन गया। अदरवाइज ये ऐसा प्री पेमेंट नहीं है, ये डेफर्ड है कि कितना है जिसको प्रीपेड क्या होता है, जो भी एक्सपेंस नहीं बनाया होता, तो डेफर्ड भी वही है जिसको एक्सपेंस नहीं बनाया, तो इसलिए प्रीपेड की तरह का कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन ये टिपिकली सिर्फ पेमेंट्स नहीं है, अगर कोई कमीशन बनता था जो पे नहीं किया वो भी इसी अकाउंट में डेबिट है और एक अलग से 100 रुपए का पेबल बैलेंस शीट में आ रहा होगा। लेकिन ये जो पूरा कमीशन बनता था 1000 रुपए का, उसमें से कितना अभी डेफर करना है ये वो है, और इसी तरह पिछले साल में क्या डेफर करना था ये वो है, और इसकी बैलेंसिंग फिगर है जो इस साल एक्सपेंस बनना चाहिए ये वो है। इधर दोबारा सुने, ये पहला साल है, ओपनिंग प्रीपेड कितना आ रहा होगा, 0 हो गया। इस साल जितनी पॉलिसीज बेची उनमें एजेंट्स की कमीशन 1000 रुपए बनती थी, लेकिन अभी 1000 रुपए दिए नहीं है, 900 दिए हैं। ये वाला अकाउंट फिर भी 1000 से डेबिट, 900 से कैश क्रेडिट, 100 रुपए का कोई आ रहा होगा पेबल। अब इस अकाउंट को आप समझें एक इनटेंजिबल एसेट बना दिया, डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें से जितना तोड़ के एक्सपेंस बनाना है ये वो, बाकी जो नहीं बनाना वो एसेट बन गया ना, ये वो एसेट है जिसको हमने डेफर कर लिया 1000 में से। इसको आप डेवलपमेंट कॉस्ट समझ लें, इसमें से जितना इमोर्टाइज कर दिया वो इमोर्टाइज कर दिया, जो बाकी बच गया वो एक तरह का डेफर्ड एक्सपेंस ही है ना, जिसको हमने फ्यूचर के लिए डेफर कर लिया, तो ये वो क्लोजिंग बैलेंस है। और ये क्या से आ गया, हमने जिनसे री इंश्योरेंस करवाई उनको कहा कि हम तुमसे री इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हमें दो ना कमीशन, हम तुम्हें बिजनेस लाके दे रहे हैं, हमें कमीशन दो। ये वो कमीशन है जो हम ले रहे हैं, और कमीशन ले चुके या लेने वाले हैं, ये फॉर द ईयर जितनी पॉलिसीज हमने री इंश्योर करवाई है उन पे कमीशन है, और ये भी उन्हीं रूल्स के तहत निकला हुआ, कितने को इनकम मानना है कितने को नहीं मानना। तो ये समझने के लिए रिसीट्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इनकम। तो अब जो इसका आंसर निकलेगा वो हमारे इस कमीशन एक्सपेंस में से नेट होके ये नेट कमीशन एक्सपेंस बनेगा। इसको कमीशन एक्सपेंस भी कहते हैं, एक्विजिशन एक्सपेंस भी यही होता है। तो ये इधर फेस पे कमीशन और एक्विजिशन कॉस्ट, बस ये 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उसके अलावा अब ये देखें नॉर्मल चीजें हैं, इनके अपने कोई मैनेजमेंट, ये इनका डब्बा ये आ गया। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना, ये भी मैंने इंश्योरेंस कंपनीज के फॉर्मेट देख के यहां से उठाए हुए हैं, तो ये शायद उनके इंटरनल चलते होंगे फॉर्मेट्स, तो इसलिए ये फॉर्मेट भी ऐसे याद रखिएगा। रेवेन्यू आ गया, ये वो दोनों एक्सपेंस आ गए, इन दोनों का नेट टोटल करके ये बन गया मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जो इंश्योरेंस कंपनी के अपने कोई एक्सपेंसेस होंगे, इन्हीं लोगों के कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनका नेट रिजल्ट, इसको कहते हैं अंडर राइटिंग रिजल्ट। ये समझने के लिए आप कह लें जीपी तरह की चीज है, जीपी की तरह की चीज कह लें इसको। इनमें से आगे फिर कोई मजीद एक्सपेंस है तो वो लेस कर दें, कोई मजीद इनकम है तो ऐड कर दें, और ये मैंने मिसालें ली हुई हैं, रेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन ये इनकी बड़ी इनकम्स होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लेके क्या करना है, सारा नहीं खाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे,
और वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, रेंट इनकम आ रही है, कहीं और इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये वो फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा है, और कोई अदर एक्सपेंस इनकम है तो ये इसकी एसओसीआई और इनका प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स, पैट, और ये आगे कोई ओसीआई है तो ये एसओसीआई और ये इसके 3 मशहूर नोट्स। और बैलेंस शीट में यही जो नीचे वर्किंग्स में यूज की थी ना चीजें, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये वही हैं जो इधर बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज में भी आ रहे हैं। बाकी एसेट्स तो देखें नॉर्मल वाले ही हैं, प्रॉपर्टी है, फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट होंगे, लीज पे लिए हुए एसेट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ये तो नॉर्मल बिजनेस की एसेट्स की तरह की चीज है। ये वो हैं, ये वो इंश्योरेंस क्लेम वाली वर्किंग में रखा था, जो क्लेम हमें मिलने हैं अभी, ये वो एसेट आ रहा है। ये वो जो कमीशन को पूरा एक्सपेंस नहीं बनाया, प्रीपेड, डेफर्ड, ये वो एसेट आ रहा है। तो वो जो पीछे वर्किंग्स में यूज किए हैं मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस, वही हैं जो यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज में आ रहे हैं। उनके अलावा नॉर्मल वाले एसेट्स लायबिलिटीज हैं, इक्विटी नॉर्मल वाली है, लायबिलिटीज नॉर्मल वाली हैं, सिवाय उनके जो पीछे वर्किंग में हमने 3 यूज की हुई हैं। तो बैलेंस शीट इसकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट है और वो है नहीं, इसकी बैलेंस शीट टेस्ट नहीं हुई है। दिसंबर 18, ये पुराना फॉर्मेट है। जून 17 जो है ना, ये कुछ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हुआ करती थी, ये टेस्ट होती थी पहले, ये 1/24 मेथड, और तो एसओएफपी नहीं टेस्ट हुई कभी। ये है जी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बाकियों में मैं ऐसे ही करूंगा अभी कि उनका फॉर्मेट इस हद तक समझा देता हूं कि याद कर लें। हाँ जी, आउट हो गया। 91 for 3 ओवर, लेकिन डिफेंडेबल नहीं है। चले अभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस हुई है अभी। अच्छा, अगर उनके सवाल देखने हैं साथ साथ तो वो भी देख लें। चले समझ गया मैं, ठीक। दिसंबर 18 का बहरहाल इसका एक सवाल है, तो वो देखना चाहें तो देख लीजिएगा। दिसंबर 18 ये आया हुआ है, दिसंबर 18, दिसंबर 18 इसका सवाल है? जरूरी नहीं है, जिसमें देखें ना पास पेपर वाले, इस चैप्टर में पास पेपर वाला सेक्शन देखें, दिसंबर 18 खोलें। ये नहीं, चले सामने देख लें। तीनों नोट्स मांगे हैं, एसओसीआई मांगी और तीनों नोट्स मांगे हैं। और देखें ये सारी फिगर्स आपको दी हुई हैं, ये सारी फिगर्स दी हुई हैं, ये ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं और उन नोट्स में रखे हैं, और जो जो फिगर पता है वो फॉर्मेट में रखे हैं, और बस है इररेलेवेंट। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। नहीं तो जितना जितना आपको आता है रख दें, उस पर रखते जाएं, जितना जितने रखते जाएंगे उतने नंबर मिलते जाएंगे। एंड प्रॉफिट निकालने के तो नहीं 10 नंबर होते, सारी लाइन आइटम्स के नंबर है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस डन। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस भी ना इससे मिलती जुलती ही है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत ही ज्यादा चीजें बतानी है, बाकी वही है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें भी बैलेंस शीट में वही चीजें हैं, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बताने वाला। इसमें भी नोट पे आता हूं, ये जी नेट इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे सही है, लेकिन इसमें ना कुछ डिटेल होती है। क्यों होती है पता नहीं, होगी कोई वजह। लाइफ इंश्योरेंस में जितनी भी पॉलिसीज बेची हुई हैं, उनसे जो प्रीमियम कमाया है, एक तो उसको तोड़ते हैं कि कितनी है जो इंडिविजुअल पॉलिसीज बेची हुई हैं और कितनी है जो ग्रुप पॉलिसीज बेची हुई हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप पॉलिसीज भी होती हैं। ये कुछ इदारे जो है ना, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस करवा लेते होते हैं। आई कैप की भी है पॉलिसी,
जिसने ऑप्ट करनी हो फिर वो फीस उसकी प्रीमियम देते हैं और वो ग्रुप पॉलिसी है। तो ग्रुप पॉलिसी में ये होता है कि अगर एक कंपनी के 500 एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने उन 500 एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस करवा ली और लेट्स से कि डेथ के ऊपर 50 लाख और इंजरी के ऊपर इतना, तो उन 500 लोगों में से कोई भी एम्प्लॉई की डेथ होगी तो वो उसको 50 लाख उसके घर वालों को मिल जाएंगे। यानी पूरे ग्रुप के लिए एक पूल बना के इंश्योरेंस करा लिया। अब उसमें से कोई भी डेथ होगी किसी भी एम्प्लॉई की तो उसको वो इंश्योरेंस बेनिफिट्स की फैमिली को मिल जाएंगे। ये ग्रुप इंश्योरेंस होती है। और इंडिविजुअल्स जगह यार उसको ग्रुप की जो पॉलिसीज बेची हैं उनका प्रीमियम और जो इंडिविजुअल बेची हैं उनका प्रीमियम। इंडिविजुअल में भी अलग अलग बताना होता है कि कौन है जिन्होंने इस साल पहली दफा हमसे आके इंश्योरेंस कराई है, फर्स्ट ईयर वाली प्रीमियम, कौन है जिनका ये सेकंड ईयर था और कौन है जो जिनका सब्सिक्वेंट था। यानी फर्स्ट, सेकंड और सब्सिक्वेंट, ये 3 अलग अलग बताने होते हैं। क्यों पता नहीं, होंगे इनके रूल्स। तो इंडिविजुअल पॉलिसीज का जो प्रीमियम मिला 3 में तोड़ के, फिर कुछ हो सकते हैं ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हो जो जिनका एक ही प्रीमियम होता हो। यानी ये हो सकता है पहले साल का डिफरेंट होता हो, दूसरे साल का डिफरेंट होता हो, इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर बताया। और ऐसी भी पॉलिसीज हो सकती हैं जिन्होंने बस एक दफा प्रीमियम दिया और बस, यानी वंस प्रीमियम दिया और बस अब 2 साल या 1 साल की इंश्योरेंस करा ली कि इस साल में अगर कोई हादसा हो गया। क्या चीज? हाँ, नहीं उस तरह की नहीं है, वो और था, ये और है। सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसीज। अच्छा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें सिर्फ ये इंश्योरेंस कराई होती है कि अगर कोई डेथ हो गई तो पैसे मिलेंगे, ना हुई तो नहीं मिलेंगे। ये भी लाइफ इंश्योरेंस है। और ये भी लाइफ इंश्योरेंस है कि 10-20 साल की पॉलिसी है। उस 10-20 साल में अगर बंदा मर गया तो फिर तो पैसे मिलेंगे फैमिली को, अगर नहीं तो पॉलिसी मैच्योर होकर भी एक सर्टेन अमाउंट मिल ही जाएगी। तो ये वो है जो सिंगल प्रीमियम होंगी कि एक दफा पैसे दिए हैं और साल की 2 साल की एक इंश्योरेंस करा ली कि इन 2 साल के अंदर, हो सकता है उसने पोस्टिंग पे जाना हो, किसी सेकंडमेंट में अफगानिस्तान जाना हो या कहीं और जाना हो, तो वो 2 साल की इंश्योरेंस करा गया हो, तो ये उसका प्रीमियम है। इसकी लाइन अलग है। हाँ ना, हो सकता है। तो ये वो लाइन है और ये है लाइन रेगुलर प्रीमियम। ये भी हर साल की अलग अलग ये बताई होंगी फिगर्स अगर पूछी होंगी तो। और ग्रुप पॉलिसीज ये भी 2 अलग अलग बतानी होती हैं, विद कैश वैल्यूज और विदाउट कैश वैल्यूज। पता नहीं ये क्या होता है। ये सब वो प्रीमियम है जो हमें कस्टमर से मिल रहा है। एक्सपीरियंस रिफंड नाम की चीज इसमें से होती है एक लेस। एक्सपीरियंस रिफंड आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे डिस्काउंट होता है, यानी हमने प्रीमियम लिए तो हैं लेकिन इन कस्टमर्स के साथ 2, 4, 5 साल की जब रिलेशनशिप बन जाएगा तो हो सकता है हम उनको कुछ पैसे छोड़ दें। हाँ, प्रीमियम में डिस्काउंट दे दें। अब उससे क्या होगा कि हमने एक पास प्रैक्टिस चलाई होगी कि हमारी पास प्रैक्टिस है कि 1-2% तो हम छोड़ ही देते होते हैं पैसे। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। इसके नाम से हमने एक फिगर इसमें से लेस करनी होती है, उसको एक्सपीरियंस रिफंड कहते हैं। कि हमने कल को इनको जो पैसे माफ कर देने, अभी इनकम तो बना ली है, कल को हो सकता है इनको डिस्काउंट दे दें इसके ऊपर। तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा होता रहा है कि लोगों को डिस्काउंट दे देते होते हैं। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एक एक्सपीरियंस रिफंड नाम की एक चीज होती है जो इसमें से लेस हो रही होती है। ये बन गया प्रीमियम जो हमें कस्टमर से मिल रहा है। हाँ, ये क्या होगा? जिन लोगों की हमने इंश्योरेंस की है उनके आगे हमने किसी और से इंश्योरेंस करा दी होगी, तो ये वो री इंश्योरेंस वाला प्रीमियम है। और ये भी सब अलग अलग, फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला, सब्सिक्वेंट ईयर वाला, ग्रुप वाला, इंडिविजुअल वाला, ये सारे वही हैं। और जिस तरह हम कस्टमर्स को कल को डिस्काउंट दे सकते हैं, हमें भी मिल सकता है, ये वो वाला है। ये इसमें से नेट हो रहा है। नहीं, ये हमने प्रीमियम दिया है और ये उसमें से डिस्काउंट मिल जाएगा हमें, तो ये नेट हो रहा है। और हमने उन लोगों से जो अपनी री इंश्योरेंस करवाई है तो बदले में उनसे कमीशन लिया होगा। ये तो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम नहीं, अलग से नहीं आ रहा, इधर ही आ रहा है। ये तो प्रीमियम है, ये हमने उनसे कमीशन लिया होगा, ये उसमें से नेट हो रहा है। अच्छा, अब ये चीजें एक नोट में तो बताई हैं, उसके अलावा फेस पे देखें, ये फेस पे भी अलग अलग बता रहे हैं। यानी ये फेस पे भी अलग अलग शो करते हैं कि हमें प्रीमियम कितना मिल रहा है
और उन री इंश्योरेंस वालों को हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं। यही पीछे नोट में भी है, यही चीज पीछे नोट में एक डब्बे का टोटल है, ये दूसरे डब्बे का टोटल है, और ये फिर नेट टोटल है, लेकिन ये फेस के ऊपर भी अलग अलग बताया जाता है। जाग रहे हैं? बंद करूं क्लास? बंद कर दूं क्लास? ये इसका दूसरा नोट है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स। ये क्या होगा? ये हमारा एक्सपेंस है जो हम लोगों को क्लेम दे रहे हैं। अच्छा, वो क्लेम क्यों दे रहे हैं? ये मरने वालों की फैमिलीज को, ये कोई एक्सीडेंट के ऊपर हो सकता है, यानी इंश्योरेंस कराई हुई थी और किसी इवेंट की, ये कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो सकता है टाइम पूरा होने पे, या वो पहले ही अगर क्लोज करा ले तो ये है जो हम अपने उन पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। और री इंश्योरेंस भी कराई थी इन लोगों की, तो क्लेम मिल भी रहे होंगे। ये नीचे वो हैं, ये नीचे हो गए ना। ऊपर वो है जो हमें क्लेम लोगों को देने हैं, इंडिविजुअल वालों का अलग डब्बा था, ग्रुप वालों का अलग डब्बा था। ये है जो हमने क्लेम देने हैं, ये वो है जो हमें क्लेम मिल रहे हैं, तो इसमें से ये नेट हो रहा है। और हो सकता है इन सब की सेटलमेंट के ऊपर कुछ खर्चे भी होते हो, तो क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये इंश्योरेंस बेनिफिट्स के नाम से एक्सपेंस है जो इधर इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहे हैं। ये बाकी चीजें नॉर्मल वाली हैं, कहीं से कोई फीस मिल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम मिल रही है, कोई एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं, इसका फॉर्मेट इस तरह का ही है कि प्रीमियम वाला रेवेन्यू लिखा, बाकी वाली इनकम्स लिखी, और फिर एक्सपेंसेस नीचे अलग से लिखे। इनका फॉर्मेट ये है। और ये वो प्रीमियम वाले क्लेम वाले एक्सपेंसेस आ गए, ये बाकी एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, ये वाला ही बड़ा एक्सपेंस है, ये समझ लें। ये जितने क्लेम आए हैं, जितने भी क्लेम आए हैं, क्या वो सारे क्लेम आ गए होंगे जितनी इंश्योरेंस की थी हमने? नहीं, अभी बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम है जिनसे कोई क्लेम नहीं आया है। हर साल एंड पे एक्चुअरी से उनकी वैल्यूएशन कराई जाती होगी। इंश्योरेंस कंपनी में ना एक्चुअरीज का बहुत रोल होता है। ये लोग अंदाजे लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं, तो उनसे अंदाजा लगवाएंगे कि कितनी पॉलिसीज हमारी अभी ऐसी हैं जिनसे क्लेम और भी आ सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविजन टाइप चीज बनाई जा रही होगी। हर साल वो प्रोविजन अपडेट होती रहेगी, ये उसकी अपडेशन का एक्सपेंस है। नेट चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज अदर देन आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। जो क्लेम आ गए वो तो ऊपर एक्सपेंस अलग बना लिया। ये वो है जो हमारा एक्चुअली कह रहा है कि इतने का आप और रखें मार्जिन, इतना और आ जाना है, तो उसकी एक प्रोविजन टाइप चीज बन रही होगी। और देखें, आपको ये बैलेंस शीट में एक बड़ी अमाउंट लायबिलिटी की भी नजर आ रही है। ये तो इसमें ये उसका बेस्ट एस्टीमेट है एक्चुअली का, तो इसमें जो चेंज हो रही है वो एक्सपेंस आ रहा है। बाकी इसके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के होंगे, अदर एक्सपेंसेस होंगे। ये कमीशन है, ये कमीशन है, एक्विजिशन एक्सपेंसेस ये कमीशन है, और बाकी फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स। वो उधर नेट किया था, ये सिर्फ वो है जो हम अपने एजेंट्स को दे रहे हैं। अब अलग प्रेजेंट क्यों होता है पता नहीं, इनके फॉर्मेट से ऐसे होता होगा। ये फॉर्मेट है जो चल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में। ये लाइफ इंश्योरेंस हो गई। वही बड़ा टाइम हो गया यार, है? लाइफ इंश्योरेंस डन। इसका सवाल आया था ये अभी पिछले साल जून 21, P&L मांगा हुआ था, एसोसीआई मांगी हुई थी। तो जून 21 वाला सवाल देखना है तो देख लेते हैं। ये जून 21 है जी, ये सारा डाटा दिया हुआ 12 नंबर, लेकिन फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब करते हैं म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत सारे अवाम हैं, बहुत सारे लोग हैं, गरीब गरीब लोग हैं सारे। इन लोगों के पास इंडिविजुअली इतने पैसे नहीं थे कि ये इन्वेस्ट करते, तो एक फंड बनाया गया और वो सबका म्यूचुअल था। इन सब लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। कुछ काबिल लोग हायर किए गए और उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। इसके जिम्मे है कि उन्होंने इस फंड में जमा हुए पैसों को मैनेज करना है, अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है ताकि इस फंड की वर्थ बढ़े। और जिन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनको हर साल कुछ बांटा जा सके। ये कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसके अपने रूल्स होते हैं जिनके तहत ये लीगल एंटिटी बनी हुई है। ये लोग चला रहे हैं, इनको क्या फायदा? ये अपनी सर्विस की फीस लेंगे, ये लोग अपनी सर्विस की फीस लेंगे, इनको क्या फायदा? इनका पैसा इन्वेस्ट पड़ा हुआ है, वो डबल ट्रिपल 10-10 20-20 गुना हुए जा रहा है और साथ साथ इनको डिविडेंड टाइप चीज भी मिली जा रही है। अच्छा, अगर अब कोई आके इसमें पैसा लगाना चाहे, अब कोई और बंदा आए कि जी मैंने भी पैसे लगाने, तो लगा दे पैसे, और कोई के मैंने जाना है तो चला जाए। तो जो आना चाहे वो पैसे लाए इन्वेस्ट कर दे, जो जाना चाहे वो पैसे निकाल के चला जाए। लेकिन जिसने आना है वो कितने पैसे लगाएगा, जिसने जाना है वो कितने पैसे लेके जाएगा, इसके लिए कैलकुलेशन होगी। है जी? नहीं नहीं, आपने नहीं करनी, आपको दी होती है फिगर्स। है जी? कमेटी डालने वाला है साहब, कह सकते हैं। हैं? अच्छा, अब ये जितने सारे लोगों ने यहां पैसा लगाया हुआ है ना, तो अब किसी ने थोड़ा पैसा लगाया होगा, किसी ने ज्यादा लगाया होगा। तो जिस तरह कंपनी में स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस का शेयर रख देते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं। जिस तरह एक शेयर 10 रुपए का है ना, तो इस तरह इसके यूनिट्स हैं। अब जिसने जितना पैसा लगाना है तो वो उतने यूनिट्स खरीद रहा है, तो इसके सारे जो इक्विटी है उसको यूनिट्स में बांटा होता है, लेकिन उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती। जिसने जाना होगा उसके पास अगर 15,000 यूनिट्स हैं तो वो इधर आके यूनिट्स वापस कर दे और पैसे ले ले। एक यूनिट कितने का होगा, इसकी वैल्यू हर रोज अपडेट हो रही होगी। अच्छा, कैसे अपडेट होगी? इस फंड में लगा हुआ पैसा इन्वेस्टेड है, ये इन्वेस्टेड है। वो पीपी में भी हो सकता है, लेकिन ये लोग बेसिकली शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहीं पैसे डिपॉजिट में पड़े होंगे, ये इनके पास मेन एसेट्स हैं। और इनकी जो वर्थ बनती जा रही है, शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये वैल्यू और बढ़ती जा रही है। ये इनके और छोटे मोटे एसेट्स हो सकते हैं, कोई छोटा सा ऑफिस हो सकता है, उसका फर्नीचर हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। मेन एसेट्स इनके ये हैं। छोटी मोटी लायबिलिटीज हो सकती हैं, कोई लोगों को सैलरीज देनी है, ये क्या है, इनकी फीस का हो सकता है पेएबल आ रहा हो। फिर कुछ पैसे इन्होंने एससीसीपी को देने होते हैं, कुछ ट्रस्टीज, क्योंकि फंड है, ये ट्रस्ट एक्ट के तहत बना हुआ है, तो इसके कुछ ट्रस्टीज को भी कुछ पेमेंट्स होनी होती हैं। ये छोटी मोटी लायबिलिटीज हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, ये थोड़ी अमाउंट है। ये इनके एसेट्स हैं। इन एसेट्स में से ये नेट कर देंगे तो जो आंसर बनेगा ये नेट एसेट्स हैं। और ये वैल्यूज हर रोज अपडेट हो रही हैं। बैलेंस शीट बेशक साल में एक दफा बन रही है, लेकिन ये वैल्यूज रोज अपडेट हो रही हैं। ये जो नेट एसेट्स हैं ये इक्विटी है एक तरह की। इस फंड ने जितने लोगों से पैसे लिए थे तो बदले में शेयर्स की तरह की चीज उनको यूनिट्स इशू किए थे, और लोग आते जाएंगे और यूनिट्स इशू होते जाएंगे। अगर इस फंड की अभी मिसाल में 7 बिलियन वैल्यू है और इसके इशूड यूनिट्स 1 मिलियन है, तो एक यूनिट कितने की वर्थ बना? 7 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन यूनिट्स, वो होती है एक यूनिट की नैव, नेट एसेट वैल्यू। अब हर दिन की यह वैल्यू अपडेट होगी, तो जिसने आना होगा
वो आए, उसको यूनिट्स इश्यू हो जाएंगे, कितने का? जो उस वक्त का नैव चल रहा होगा, और जो जाना चाहे वो यूनिट्स वापस करके चला जाए जो उस वक्त का नैव चल रहा होगा। ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो तो शुरू में जितने लोगों ने पैसा लगाया, जब ये क्रिएट हुआ होगा उस वक्त सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बना दिए होंगे, तो पर यूनिट एक वैल्यू आ गई होगी। अब जैसे जैसे नए लोग आएंगे उनको नए यूनिट्स इश्यू होंगे नए नैव के ऊपर, तो वो नैव अपडेट होता जाएगा, और जो लोग पैसे वापस करके जा रहे होंगे, नहीं पैसे लेके जा रहे होंगे, उनके यूनिट्स वापस लेके रिडीम खत्म कर देते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। जाग रहे हैं अगर यार, अगर नहीं बैठना तो जाए, बुरी बुरी शक्लें बना के तो ना बैठे। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं कि मैंने मजबूरन बिठाया हुआ है? टॉपिक ऐसा है नहीं तो क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं उसमें? क्या क्या हाँ, डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहां पर हैं। यानी ये मिजान बैंक के फंड्स भी हैं, मिजान फंड्स हैं, शरिया बोर्ड के अंदर गवर्न होते हैं, फंड्स भी होते हैं इनके, हैं? नहीं, मिजान बैंक का फैन क्या मतलब, इस्लामिक बैंक ये है ही, बुनियादी तौर पे यही इस्लामिक बैंक बना था, तो इनके बनने का मकसद ही यही था कि इस्लामिक बैंक को प्रमोट करना है। बाकियों ने तो फिर अपनी अपनी ब्रांचेस, अपने अपने विंग्स बना लिया ना। तब नेशनल बैंक ने इस्लामिक विंग बना लिया, यूबीएल ने बना लिया, वो तो फिर उन्होंने अपने अपने हिस्से बनाए हैं। असल तो यही शुरू हुआ था, इसलिए मैं इसी की मिसाल दे रहा हूँ। तो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक इसीलिए तो उन्होंने मुस्लिम का नाम हटा दिया, एमसीबी बैंक बना दिया। क्या वो सबका है वो तो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो तो कमर्शियल बैंक्स है ना, साथ उन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें भी खोल ली। अच्छा, टाइम कम है, क्या स्कोर हो गया भाई? 106। आसिफ अली आ गया, चलो शुक्र है। अच्छा चलें, हम भी तो चले ना। ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट ओके। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं है, यही 2-3 तरह के एसेट्स हैं और 2-3 लायबिलिटीज हैं बस। बाकी इसके नेट एसेट्स आ गए। इसकी जो असल टेस्ट होने वाली चीज है वो ये चीज है, ये थोड़ी बहुत एग्जैक्टली नहीं, थोड़ी बहुत सोसी की तरह की चीज है, मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड्स है क्या सिर्फ? अच्छा, ये पहले मैं वो मूवमेंट बता लूं, फिर इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट भी है, लेकिन पहले मैं ये दिखा दूं। स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड, ये इसकी एक मेन स्टेटमेंट है और ये ही ज्यादा एग्जामिनेबल चीज है। ये सोसी की तरह की चीज कह सकते हैं आप। बैलेंस शीट में आ रहे थे नेट एसेट्स 7055 ना, ये वो 7055 है। अच्छा, अब ये कैपिटल वैल्यू और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में एग्जैक्ट फर्क क्या है, ये तो मुझे जो सब ये चीजें समझा रहा था ये उसको भी नहीं पता थी तफसील, तो इसलिए मेरे से भी उम्मीद ना रखिएगा। है नहीं तो आपसे एक्सप्लेन करने को थोड़ी कहा जाएगा, रट्टा ही लगाना है ना। मैं तो इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूं कि याद करें तो पता हो ना क्या याद कर रहे हैं। इसको कॉलम को भी छोड़ दूं, अगर ये देखते हैं साल, इस कॉलम को एक भी इग्नोर करते हैं। कैपिटल वैल्यू, बिजनेस साल के शुरू में इतने नेट एसेट्स थे बिजनेस के पास, इसको मैंने भी फिलहाल इग्नोर किया, ये उसके नेट एसेट्स थे। इतने लोगों ने और पैसा इन्वेस्ट किया, इतने यूनिट्स मजीद इशू हुए क्योंकि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा, उन लोगों ने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो उनके पैसों को 2 हिस्सों में तोड़ के पैसे लिए। ये जो 8000 उनसे लिए ना, ये जो यूनिट की नेव यानी जो उसकी असल वर्थ बन चुकी हुई थी ये वो थी, लेकिन शायद ये कोई पीरियोडिक एडजस्टमेंट होती है कि पीरियड एंड पे इसको शायद कैपिटल वैल्यू कह दिया जाता है। लेकिन जो लोग इस साल के दरमियान में कहीं आए थे उस साल भी तो कुछ ना कुछ उस फंड ने कमा लिया होगा। यानी अगर आप इसको ये कह दें कि साल के एंड के ऊपर
जितने भी यूनिट्स होंगे उनकी जो नेट एसेट्स की वर्थ होती होगी उसको उनकी कैपिटल वैल्यू कह दिया जाता होगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बस कहानी बना रहा हूं, जो टूटी फूटी समझ आइए। कैपिटल वैल्यू बना दी जाती होगी साल के एंड पे क्लोजिंग करके। अगले साल ये वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। साल के महीने गुजरे, अभी चूंकि ईयर एंड क्लोजिंग नहीं की, लेकिन साल के दौरान फंड कमा तो रहा है ना। तो जिस इंसान ने इन्वेस्ट किया होगा साल के शुरू में ही, उससे इतने पैसे लिए होंगे जो उसकी कैपिटल वैल्यू बनाई जा चुकी थी। लेकिन जिसने कुछ महीने गुजरने के बाद इन्वेस्ट किया होगा, तो कुछ और भी फंड ने कमाया हुआ है जिसको भी कैपिटल वैल्यू का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन फंड कमा तो चुका है ना। ये वो पोर्शन है, यानी उससे पैसे लिए टोटल। ये वो वैल्यू है जिसको हम कैपिटलाइज कर चुके हुए थे। ये वो है जो अभी फॉर द ईयर फंड मजीद कमा चुका था, लेकिन उसकी कोई क्लोजिंग एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी, लेकिन फंड कमा चुका था, तो ये भी उससे और पैसे लिए। तो ड्यूरिंग द ईयर जिन लोगों को पैसे लेके यूनिट्स इशू किए, ये टोटल पैसे लिए उनसे। ये वो लोग हैं जो इस साल छोड़ के चले गए, तो उन्होंने यूनिट्स वापस किए, उनके यूनिट्स फाड़ के फेंक दिए, रिडेम्पशन। इतने यूनिट्स हैं जो इस साल खत्म हुए। ये वो पैसे थे उनके जो पिछले साल तक की, या हो सकता है हर महीने क्लोजिंग होती हो, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी। लेकिन ये वो थे जो अभी क्लोज नहीं किए हुए थे, लेकिन कमा चुका हुआ था फंड। तो ये उन यूनिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी जो उनको पैसे वापस किए, और ये वो थी जो भी कैपिटलाइज नहीं की, क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन फंड कमा चुका था, तो इसमें से भी कुछ पैसे उनको दिए। तो ये दो टुकड़े। तो जाने वालों को टोटल इतना पैसा दिया, आने वालों से टोटल इतना पैसा लिया। तो नेट एसेट्स ओपनिंग कितने थे, कितने मजीद पैसे लेके यूनिट्स इशू किए, कितने लोगों को पैसे देके रिडीम कर दिए यूनिट्स, और ये नीचे इसका क्लोजिंग आ गया। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन शायद कुछ ऐसा होता होगा कि जो साल के एंड पे प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट कैपिटलाइज कर दी जाती होगी, कुछ रिटेन अर्निंग टाइप पड़ी रहने दी जाती होगी, शायद ऐसा कुछ होता हो। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम वाला कॉलम है, ये आप रिटेन अर्निंग्स जैसा कॉलम समझ लें। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिटेन अर्निंग्स टाइप चीज समझ लें। तो ये उसका ओपनिंग आ रहा था। इस साल जो मजीद इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, ये वो आ गया। जितना डिविडेंड टाइप बांट दिया वो बांट दिया, बाकी रिटेन अर्निंग्स रह गई। इस साल के प्रॉफिट में से ये इस साल के प्रॉफिट में से इतना है जो उन जाने वालों को दे दिया, यानी ये दिया होगा जिसको भी कैपिटलाइज नहीं किया हुआ, और ये इस साल जो मजीद प्रॉफिट कमाया हुआ और वो कैपिटलाइज भी नहीं किया हुआ, वो भी उनको पे कर दिया। जाने वालों को टोटल इतने पैसे दिए होंगे। ये जो कैपिटलाइज हो चुका हुआ था, ये जो भी कैपिटलाइज शायद पिछले ईयर वाला नहीं हुआ था, और ये है जो इस साल के कमाए हुए प्रॉफिट में से कैपिटलाइज नहीं हुआ था। ये टोटल जाने वालों को पैसे दिए। ये इस साल की कमाई हुई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये इस साल का डिविडेंड बांट दिया, तो ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स हो गई। और ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम यानी रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम है, ये भी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है। इसको और दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है ऐसे, इसके नीचे ही, इसी के नीचे। कैसे? बीडी बैलेंस क्या आ रहा है 1350, इसको तोड़ा हुआ है इन दो में। ये ऊपर स्टेटमेंट खत्म हो गई, लेकिन रिटेन अर्निंग वाले कॉलम को और तोड़ के एक्सप्लेन किया, यानी वही जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी को यहां दोबारा लिखा है लेकिन तोड़ के। ऊपर ओपनिंग का लिखा हुआ था 1350, यहां दोबारा 1350 लिखा लेकिन तोड़ के। किसमें तोड़ के? जो आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स में बेचे हुए एसेट्स पे प्रॉफिट कमाया था, ये वो है, और जो सिर्फ फेयर वैल्यू अपडेट का प्रॉफिट कमाया था, ये वो है। उस 1350 के दो टुकड़े किए कि उनमें से कितना प्रॉफिट है जो इन्वेस्टमेंट्स बेच के कमा लिया हुआ है, और कितना है जो सिर्फ फेयर वैल्यू अपडेशन से कमाया हुआ है। इसी तरह इसका तोड़ क्लोजिंग में भी बताना है। ये फिगर्स कैलकुलेट पता नहीं कैसे होती होंगी, आपको दी होंगी। और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया, वो भी तोड़ के बताना है कि कितना रियलाइज, कैपिटल गेन कहते हैं जो रियलाइज हो जाता है, कि कितना बेचे हुए वालों का है और कितना फेयर वैल्यू गेन अपडेट करने वालों का। इस कॉलम को नीचे दोबारा बनाया, रियलाइज अनरियलाइज में तोड़ के। ऊपर है कैपिटल वैल्यू वाला कॉलम भी, लेकिन ये नीचे दोबारा जो तोड़ के बनाया है वो सिर्फ इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम यानी रिटेन अर्निंग्स वाले को तोड़ के दोबारा बनाया है। और तोड़ा किसमें? रियलाइज और अनरियलाइज में। ये 680 उसका, ये इनका नेट है,
और ये पीछे इनकम स्टेटमेंट में ही नेट किया जाता है इस तरह से, ऐसे कि जो इस फंड ने कमाया, जहां जहां इन्वेस्ट किया था सारा वहां से कमाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स बेच के प्रॉफिट कमाया हुआ है, फेयर वैल्यू गेन भी हो सकता है। फिर एक्सपेंसेस क्या किए, ये इसको फीस दे रहे हैं इसको, और बाकी कुछ एससीसीपी के पैसे हैं, कुछ ट्रस्टीज के पैसे हैं, कमीशन, बाकी एक्सपेंसेस हैं, इनका नेट आया प्रॉफिट। ये था जो इस साल का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसमें से इतना हिस्सा जाने वालों को जाते हुए दे दिया, वो जो 70 में बता रहा था, तो वो इसमें से माइनस कर दिया कि बाकी फिर रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं, तो ये वो 680 है। ये रिडीम करने वालों को जाते जाते प्रॉफिट दे दिया, तो ये बाकी है पर जो रिटेन अर्निंग में जा रहा है। और इस 680 को ये तोड़ के बताया रियलाइज और अनरियलाइज में जी, और अनरियलाइज जो वैसी फेयर वैल्यू अपडेशन पे आया होगा। ये इसकी एसओसीआई है और ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड है। कितना हो गया भाई स्कोर? 136। कितने ओवर हो गए? ये तो 150 तक 7 आउट हो गए। म्यूचुअल फंड्स डन है, बैंक और वो IS-26 नहीं अभी करके जाएंगे, खत्म। कल नहीं है कराना, बस सुबह से फर्म में काम कर करके थके हुए आप आए और ये करेंगे आगे नहीं। लीजेस करेंगे कल लीजेस करेंगे इंशाल्लाह। म्यूचुअल फंड यही है भाई, नहीं तो मैं क्या मतलब समझूं, ये मैंने टाइम जाया किया है? सही है, करना याद आप नहीं है, या वो बूटी छुटी जो बनानी हो वो है? शाहीन अफरीदी ने इसका क्वेश्चन आया था जी, ये अभी दिसंबर 20 में, जून 18 में, बस यही है। उससे पहले फॉर्मेट और होता था, ये दो ही हैं बस, उससे पहले और फॉर्मेट था इसका, ये लाल वही है, लेकिन ये फॉर्मेट और था, नए फॉर्मेट के ये दो ही हैं। हैं जी हाँ बस 10 12 8, तो ये दो आए हुए हैं, एक दिसंबर 20 है और एक जून 18 है। अच्छा, ये बेशक क्लास लेने में बोर तरीन टॉपिक हो, तैयार करने में मुश्किल तरीन टॉपिक हो, लेकिन ये नंबर देने वाला टॉपिक है और कम टाइम में नंबर देने वाला टॉपिक है। अदरवाइज कंसोलिडेशन का सवाल 20 नंबर 25 नंबर के लिए जितनी मेहनत है, ऐसे 10 सवाल हो जाएंगे इतनी देर में। तो इसलिए ये ना कम टाइम में पूरे नंबर देने वाला सवाल है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया तो जो पहले 15 मिनट है रीडिंग टाइम, उसमें कर दें ये सवाल है। नहीं दिमाग में कर लें ना, दिमाग में कर लें, लिख के नहीं, दिमाग में कर लें, ये ऐसे कर लें, दिमाग में कर लें, आइडेंटिफाई कर लें चीजें। लेकिन जो इसको तैयार नहीं करता ना, तो वो रिस्क ले रहा होता है कि 90 में से, बल्कि 5 तो पहले इथिक्स के छोड़ दिए थे, 85 में से, कि 85 में से पास होकर दिखाऊंगा। अच्छा चले नेक्स्ट चीज, फंड नहीं, ये बेनिफिट फंड। IS-19 होता था एक, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। उसमें जो प्लान एसेट्स होते थे वो एक फंड के पास पड़े हुए थे, ये वो फंड है। यानी वो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए IS-19 की अकाउंटिंग में जिनको प्लान एसेट्स कह रहे थे, ये वो प्लान एसेट्स है। और जो एम्प्लॉइज रिटायर हो रहे हैं तो उनको प्लान एसेट्स से निकाल के पैसे देने, ये वो प्लान एसेट्स है, यहां से निकाल के पैसे देने। तो जो IS-19 में फंड बनाया था, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए एक फंड बनाया था, तो ये उस फंड के अकाउंट्स हैं।
अब इस फंड की बैलेंस शीट में क्या होगा? मेनली तो एसेट्स ही होंगे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, थोड़े बहुत और एसेट्स भी हो सकते हैं। और ये कौन सी लायबिलिटीज हैं? ये कौन सी होंगी? दोबारा सुने, ये फंड जो पैसे जमा कर रहा है, क्यों कर रहा है ये जमा? ये एम्प्लॉयज जब रिटायर होंगे तो उनको पैसे देने हैं, तो ये वो नहीं है लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी नहीं है। ये तो कोई वो होंगी जो रिटायर हुआ होगा और उसको कहा होगा फलाना फलाना फॉर्म जमा करा दो तो फिर तुम्हें पैसे दे देंगे। ये उसके लिए कोई पैसे रहते थे पेंडिंग, तो ये वो पेबल है। या हो सकता है कोई एम्प्लॉयज की सैलरीज पेबल हो, इनके अपने स्टाफ की, मतलब वो फंड वाले, फंड के अपने जो 2-4 अकाउंटेंट रखे होंगे उनकी सैलरीज हो सकती हैं जो पेबल है। बिजली का बिल पेबल हो सकता है। तो इस फंड में पैसे जो जमा हो रहे थे वो ये हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। ये इस फंड की थोड़ी बहुत हो सकता है कोई लायबिलिटीज हो। अगर कोई लायबिलिटीज ना होती तो बस एसेट्स ही होते। अब ये एसेट्स इस फंड के पास क्यों हैं? क्यों आ रहे हैं यहां पर एसेट्स? नहीं, क्यों रखे हुए हैं? उन एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए। तो वो ये है, ये नेट एसेट्स, जो पैसे जमा किए हुए हैं इस फंड ने, इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये अगर लायबिलिटीज भी ना होती थोड़ी बहुत, क्योंकि छोटी मोटी लायबिलिटीज हैं इस फंड के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की, अगर ये ना हो तो बस फिर एसेट्स ही पड़े ना इस फंड के पास। तो ये एसेट्स क्यों रखे हैं? उन एम्प्लॉयज को उन एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो ये इस फंड के नेट एसेट्स हैं, जो कि मेंबर्स का हक है, जिन एम्प्लॉयज के लिए ये फंड बनाया हुआ, ये उनको देने वाले पैसे हैं। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये मैंने जो 1-2 कंपनीज, वैसे इनके ज्यादा पब्लिक अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि फंड को लिस्टेड तो होते नहीं है, तो मुझे मुश्किल से कोई 1-2 अकाउंट मिले थे, उनमें ये नहीं था। जिस बंदे से समझा था उसको भी इसका कुछ नहीं पता था, लेकिन आईकैप की बुक में और जो पास में सवाल आया उसमें ये था। तो उससे मैंने ये समझा है कि ये तो वो एसेट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस के पास हैं। इनमें से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं जो इस बिजनेस ने पॉलिसी रखी हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पुराने वक्तों में ना उनको कहा जाता था अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स, ये पुराना नाम है, IAS 39 पुराना, उसमें ये नाम होता था। नए नामों के हिसाब से आप समझ लें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले, ये उनका वो रिजर्व आ रहा है। जब ये बिक जाएंगी इन्वेस्टमेंट्स, फिर वो रियलाइज होके इसमें शिफ्ट होगा, तब तक ये एक अलग फेयर वैल्यू रिजर्व पड़ा होगा। तो ये एक अलग रिजर्व है। बाकी ये वो अमाउंट है जो ये फंड समझता है कि वो जिम्मेदार है उन एम्प्लॉयज को पे करने के लिए। नहीं, इनकी तो रिक्लासिफिकेशन नहीं होती ना। जब कल को बिक जाएंगे तो ये रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाते होते हैं ना, वरना तब तक फेयर वैल्यू रिजर्व पड़ा रहता है। तो ये जब हो जाएगा तो फिर इधर आ जाएगा, वरना जब तक नहीं है तब तक ये फेयर वैल्यू रिजर्व है। ये है इस फंड की नजर में कि ये पैसे उन एम्प्लॉयज की अमानत पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी वो रिटायर नहीं हुए, होंगे रिटायर, ये उनकी अमानत पड़े हुए हैं। ये इस फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन मेंबर्स का हक है। इसकी एक मूवमेंट बनानी होती है। इसकी एक तो है बैलेंस शीट। अब इस 8230 की एक मूवमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स। ये भी एग्जामिनेबल चीज है, यानी इसमें यही है मेन एग्जामिनेबल। बैलेंस शीट फारिग है, असल में ये है। उस फंड के बारे में कोई 2-3 बातें याद हो तो, प्लान एसेट्स के बारे में कंट्रीब्यूशन होती है तो पैसा इसमें आता है। ये वो है, हैं? क्या हुआ? अच्छा ये वो है जो यहां कंट्रीब्यूट होके पैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉयर की तरफ से भी। और ये क्या होगा? जो बेनिफिट्स पेड थे, ये वो 2 वही चीजें। उसके अलावा इस फंड ने जो कमाया, ये वो है। इतने पैसे और आए, इतने पैसे गए, ये फंड ने कमाया। थोड़ा सा और कमाया, लेकिन फंड के कुछ खर्चे भी होंगे छोटे मोटे। तो ये फंड, ये 8500 और ये 190, ये फंड ने एक तरह का कह लें प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया। ये फंड ने खुद इस साल कमा लिया, इतने पैसे और आ गए, इतने पैसे लोगों को दे दिए। तो इस पूरे साल के अंदर नहीं, 2210 ये है, किधर गया? अच्छा, ये फिगर गलत लिखी हुई है, ये फिगर ठीक कर लें। ये
7500 नहीं है, ये फिगर ठीक कर लें। ये एंड वाली फिगर जो है ना वो मैंने शायद बदली होंगी। कंट्रीब्यूशन 3500 ठीक है, 1600 ठीक है। ये इनकम वाला डब्बा चेंज कर लें। ये जो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 15.11। नहीं टोटल ठीक है, वो ऊपर वाला डब्बा चेंज कर लें। इधर लिख लें 450, 7500 की जगह ये लें, ये लिख लें फिगर्स। $450 और 50, ये हो जाएगा 500 और बाकी ठीक है। 3000, 4000, 2400 और 190 निकाल दें तो 2210 ठीक है। ठीक है, ये चलें अब ये फाइल खोलिए, इसे बता देता हूं। इस फंड ने इतना पैसा कंट्रीब्यूशन के नाम पे रिसीव किया, इतना पैसा दे दिया, इतना इस फंड ने कमाया, इतना खर्च किया, तो ये शुरू में था, इतना और ऐड हुआ तो ये क्लोजिंग है। तो जो उन एम्प्लॉइज के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी बना के रखी हुई है ये वो है। अच्छा, वो जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई था वो यहां नहीं आ रहा, इसलिए इसमें वो एडेड नहीं है। जब वो ट्रांसफर होगा तो वो इधर आ जाएगा। जब वो खत्म कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं रह जाएगा, तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आके इसमें ऐड होगा। तो चूंकि वो अभी अलग से रिजर्व रखा हुआ है इसलिए इसमें वो एडेड नहीं है, वो अलग से रिजर्व के नाम से आ रहा है। बस ये है। लास्ट बैंक, वो तो करना आप नहीं है। 160 का टारगेट है, अच्छा ये तो बहुत है। चले ये जी, इस 160 के टारगेट की खुशी में ये देखें, ये बैंक का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वो बैलेंस शीट भी पूछ लेंगे, नोट्स भी पूछ लेंगे, इनकम स्टेटमेंट भी पूछ लेंगे। बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन है बैंक का, फंड का, हाँ है ना, अभी बताया नहीं मैंने। ये अभी 6 महीने पहले, दिसंबर 21, और उससे पहले ये दिसंबर 14, दिसंबर 21 में आया। अच्छा जी, बैंक की बैलेंस शीट, तो ये थी बैंक, ये बैंक की स्टेटमेंट्स थी। बैंक के एसेट्स में ये बैंक के पास जो कैश पड़ा हुआ है, और कुछ बैंक के पास पड़ा हुआ है, कुछ उसने कहीं और रखवाया हुआ है, और ये जो उसने किसी और बैंक में, इन दोनों में फर्क क्या है नोट में आगे बताता हूं। ये क्या होगा, लैंडिंग्स जो उसने लैंड किया हुआ दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, ये उसने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। ये क्या होगा, देखते हैं नीचे आके, नोट में देखते हैं आके। ये बैंक के पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 12, अदर एसेट्स, बाकी नोट में बताता हूँ। बिल पेबल, बोरिंग्स, ये सब नोट में देखते हैं आके। बाकी लीज लाइबिलिटी है, ये बैंक का कोई सबऑर्डिनेटेड डेट को लोन होगा इसका, DTL, अदर लाइबिलिटीज। और इसमें वो करंट नॉन करंट की तमीज नहीं है, बस एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं। लेकिन तरतीब इंपॉर्टेंट है, कैश से स्टार्ट करते हैं। नहीं, जो बैंक ने ली हुई है कोई लाइबिलिटीज में आ रहा है ना, बैंक ने कोई एसेट्स लीज पे लिए होंगे, है जी, करंट नॉन करंट नहीं है। हाँ, तरतीब इंपॉर्टेंट है, कैश से शुरू करते हैं, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज में करंट नॉन करंट नहीं है, और इन सब का नेट, ये नेट एसेट्स इक्विटी आ गई। अच्छा, नोट्स देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट इसकी कोई उतनी खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बैंक की इनकम्स हैं जो कमाता ही इंटरेस्ट है,
और ये बाकी उसके एक्सपेंसेस हैं। ये इंटरेस्ट इनकम और ये इसकी नॉन इंटरेस्ट इनकम। ये ऊपर इंटरेस्ट इनकम है और ये इंटरेस्ट के अलावा बाकी वाली इनकम्स है, और ये उसके एक्सपेंसेस, और ये OCI। चले नोट देख लें। ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है ना, ये उस बैंक के पास जो अपने पास करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो रुपए हों चाहे डॉलर हो, लोकल फॉरेन, ये उसने पैसे रखवाए हुए हैं बाकी जगहों पर। अब वो बाकी जगह कौन सी हैं ये अलग अलग बताना होता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अलग बताना होता है और दूसरे मुल्कों के सेंट्रल बैंक के पास रखवाए हैं तो वो अलग बताना होता है। ये इसका नोट डिस्क्लोजर है। ये कैश एंड बैंक का नोट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है एक दो दफा। ये नोट है पूरा, ये जितने भी नोट हैं ये सारे मैंने जो फॉर्मेट सारा बैंक का डाला हुआ है, ये जो बैंकिंग के अपने ऑथोराइज नोट्स हैं जो उनके रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट हैं, ये वो हैं। यानी ये बताना होता है, ये बैंकिंग की गाइडेंस है कि ये नोट इस तरह बनाना होता है। तो कैश जितना उसके पास पड़ा हुआ है, जितना कैश इन्होंने स्टेट बैंक के पास रखवाया हुआ है और दूसरे मुल्कों के सेंट्रल बैंक के पास अगर रखवाया हुआ है तो, और नेशनल बैंक अलग से बताना होता है। स्टेट बैंक अलग, नेशनल बैंक अलग से बताना होता है। नहीं, बाकी अदर बैंक नहीं है। ये कैश या तो उसने स्टेट बैंक के पास रखवाया हुआ है, क्योंकि सारा कैश इनके पास नहीं है। जो उनके पास पड़ा है, जो स्टेट बैंक के पास रखवाया है, जो किसी और मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास रखवाया है, और जो नेशनल बैंक के पास रखवाया है। MCB HBL नहीं, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक और किसी और मुल्क के सेंट्रल बैंक, और जो प्राइस बॉन्ड्स की शक्ल में पड़े हुए हैं इनके पास, सिर्फ ये हैं जो कैश के अंदर काउंट होंगे। बाकी अगर उन्होंने किसी और बैंक में पैसे रखवाए में, वो ये है, वो अलग लाइन आइटम है। तो ऊपर कैश के अंदर सिर्फ सरकारी बैंक्स और दूसरे मुल्कों के सरकारी बैंक्स बस, यानी स्टेट बैंक, कोई और मुल्क का सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक, ये है इस नोट के अंदर। और कोई और बैंकों में पैसे पड़े हैं तो वो ये है, लोकल और फॉरेन, HBL MCB वगैरह। अच्छा जी, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिए हुए हैं ये वो हैं। अब इनके क्या क्या नाम होते हैं ये बड़े भी नहीं जा रहे होने आपसे। बेमोज्जल, ये इस्लामिक फाइनेंस की शक्ल होती है। ये कॉल और क्लीन मनी लेंडिंग, और नहीं लॉन्डिंग नहीं है ये रेपो होते हैं कुछ। ये हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने लेंड किया हुआ है, लेकिन पैसे डूबने भी हैं, ये उनकी प्रोविजन बनी हुई है। अब वो आएंगे, नीचे आएंगे अभी, नोट नंबर देखो ना, वो आगे आएगा। ये आगे लेंडिंग्स की डिटेल आ गई। फिर ये है कि अगर उन लेंडिंग्स के अगेंस्ट कुछ गिरवी रखा हुआ है, ये वो गिरवी की डिटेल है। ये याद करने पड़ेंगे सारे है। ये वही जो लोन्स दिए हुए ना दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये था जो वैसे ही उनके पास पैसे रखे हुए हैं, जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे रख लेते हैं। ये है बकायदा लेंडिंग्स, यानी इनका टाइम पीरियड होंगे, इंटरेस्ट होगा इनके ऊपर, यहां से इनकम आ रही होंगी। देखें, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है जो दूसरे बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ है। अब क्या इन पे डिपॉजिट अकाउंट पे छोटी मोटी इनकम आ रही होगी तो आ रही होगी, जैसे हम किसी बैंक में पैसा रखते हैं, इन्होंने भी रखवा दिया। ये जो नीचे वाला है ना, ये इन्होंने लेंड किया हुआ बकायदा 10-10, 20-20 साल के लिए लोन्स दिए हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आम आवाम वाले ये नहीं है। लेंडिंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आम आवाम वाले नहीं है। और इनकी आगे फिर डिटेल्स हैं कि सिक्योरिटी रखी है तो सिक्योरिटी क्या है। फिर आगे उसकी मजीद क्लासिफिकेशन है कि डोमेस्टिक में कितने दिए हैं और फॉरेन में कितने दिए हैं, और वो जो फॉरेन में दिए हुए हैं कितने हैं जो अभी दिए हैं, कितने हैं जिन पे 2-2, 3-3 महीने गुजर गए हैं, जिन पे साल गुजर गए हुए हैं। इनका एजिंग एनालिसिस है, ये याद करना है। IS तो है ही कहीं नहीं है लिखा नहीं है अभी अभी लिखा नहीं है, वो लिखने वाला काम आपका है। तौबा तौबा तौबा। ये हैं इन्वेस्टमेंट्स, ये वो है जो आम आवाम को दिए हुए पैसे भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दिए हो सकते हैं। क्या जी? ना ना, ये एक नोट है। हाँ, ये 7, 21 और 22, हाँ कंपैरेटिव है। आपने कंपैरेटिव नहीं बनाना होगा, आपको तो 1 साल के पूछा होगा हाँ नहीं, वो ये है ना कि इतना बड़ा नोट देख के डर जाए, याद ही नहीं करना, तो कह रहा हूं आधा है। ये है, ये करना है, ये करना है याद। हाँ, इंग्लिश तो सारी याद करनी।
इन्वेस्टमेंट्स है ना इनकी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दो तरह से बतानी है, ये भी एग्जाम में टेस्ट हो चुका है इन्वेस्टमेंट का नोट। इन्वेस्टमेंट को दो तरह से बताना है, एक इन्वेस्टमेंट को तोड़ के बताना है इन्वेस्टमेंट्स बाय टाइप, और फिर इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा तोड़ के बताना है इन्वेस्टमेंट्स बाय सेगमेंट्स। ये याद करना है। इसमें क्या पता करना आपने बताया, इसमें क्या पता करना? इन्वेस्टमेंट बाय सेगमेंट का क्या मतलब है? इसकी मिसाल समझें कि एक बिजनेस है, उसके 4 प्रोडक्ट्स हैं और वो 8 शहरों में बेचता है, तो अब उसकी सेल्स अगर दो तरह से तोड़ी जाएं, बाय प्रोडक्ट्स और बाय लोकेशंस, तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स तोड़ी हुई हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में की हुई हैं, ये हो गया बाय टाइप्स। लेकिन क्या सरकार में पैसे लगाए हुए हैं कि शेयर्स में लगाए हुए हैं, या वो ये हैं बाय सेगमेंट्स, कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, प्रोविंशियल में कितने किए हैं, नॉन गवर्नमेंट में कितने किए हैं, ये बाय सेगमेंट्स हैं। यानी ये पहले ऐसे बना हुआ था कि ट्रेजरी बिल्स में कितना पैसा लगा हुआ है, लिस्टेड कंपनीज में कितना लगा हुआ है। अब उन हेडिंग्स में ये नाम आ रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है यहां यहां यहां, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है यहां यहां यहां। अब इनकी बेस पे कैटेगरी बना दी, जैसे फेडरल गवर्नमेंट की हेडिंग दी, फेडरल गवर्नमेंट में एक लाइन ये लिखी, एक लाइन ये लिखी, तो इनकी हेडिंग्स बना के बांटा हुआ है। ये है इन्वेस्टमेंट बाय टाइप और इन्वेस्टमेंट बाय सेगमेंट। कहां पर? डिमिन्यूशन, ये क्या होती है? इसमें से कितना पैसा डूबना है। इसमें से जो पैसा डूबने की हमने प्रोविजन बनाई हुई वो इसमें से नेट हो गई। अच्छा जी, ये सारा एक ही नोट चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स का। ये सारा इन्वेस्टमेंट का नोट चल रहा है, ये यहां तक, ये सारा इन्वेस्टमेंट का नोट है। नहीं, अब मैं क्या बताऊं इसमें, मतलब क्या फेडरल गवर्नमेंट की स्पेलिंग याद कराऊं आपको, क्या करूं मैं? फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी से मैं क्या समझाऊं उसमें आपको? याद ही करना है ना। हाँ, लेकिन तो बस क्या फॉर्मेट पता होगा कहां पुट कर रही है, तो ही ना। सिर्फ एक पेज फिर को लिस्ट डाउन कर देंगे तो उसे तो काम नहीं चलेगा ना। किस फॉर्मेट में क्या लिखना है। ये एडवांसेस का नोट है, ये है जो रनिंग फाइनेंस दिया हुआ लोगों को, लोन दिए हुए, ये वो एडवांसेस हैं। ये लोगों को लोन्स दिए हुए हैं, रनिंग फाइनेंस और लोन और ये सब, और इनमें से पैसा डूबने की प्रोविजन नीचे लेस हो रही है। ये थी इन्वेस्टमेंट्स, डिवेंचर्स में, शेयर्स में। ये हैं जो कस्टमर्स को पैसे दिए हुए हैं, इसमें से पैसे डूबने वाली प्रोविजन। फिर ये नोट है अलग से कि कितने पैसे अगले एक साल में मिलेंगे, कितने उसके बाद मिलेंगे, कितने उसके बाद मिलेंगे, हैं लीज जैसा। ये एक नोट है, ये सामने जो नजर आ रहा है, देखेंगे तो नजर आएगा ना, ये एडवांसेस का नोट है, ये याद करना है आपने, है जी। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, अच्छा सवाल है, चले आगे चले। मेरा ख्याल है परफॉर्मिंग वो होते हैं जिनसे पैसे सही रिकवर हो रहे होते हैं, उनसे इंटरेस्ट वगैरह सब मिल रहा होता है, वो परफॉर्मिंग होते हैं। और जो बिल्कुल अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे होते वो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं। क्या इनकम स्टेटमेंट में वो था कि इस बैंक की इंटरेस्ट इनकम और अदर देन इंटरेस्ट इनकम, ये नहीं था कि इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, उस बैंक की कोई रेंट इनकम हो सकती है, कोई शेयर्स बेच के प्रॉफिट हो सकता है, वो थी नॉन इंटरेस्ट इनकम। ये सारा वही नोट चल रहा है एडवांस वाला। इन एडवांसेस में से कितना लोकल लोगों में को लोन दिया हुआ है, कितना ओवरसीज को लोन दिया हुआ है? नहीं 10 10 आएंगे, 10 नंबर आएंगे।
चले 10 आएंगे, अजीब लग रहा तो कहते हैं 10 जाएंगे। ये जो इधर राइट ऑफ होना था, ये राइट ऑफ, ये अमाउंट रिटर्न ऑफ, ये उसका नोट है। ये सारा नोट नंबर 9 चल रहा है, ये यहां से शुरू हुआ है, ये नोट 9, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, 2.5 पेज, ये नोट है। और ये बोरिंग है, जो बैंक ने बोरो किया हुआ, क्या सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है। हाँ जी, एक अटेम्प्ट में उसने एक नोट पूछा हुआ है, एक में अगला पूछा हुआ है, एक में अगला पूछा हुआ है, नहीं सारी वैरायटियां पूछे जा रहा है। देखे ना, अभी इस दफा पूछा लैंडिंग नोट, इधर हो गया, अभी लैंडिंग नोट वाला पूछा, ये जो आपको मैं लैंडिंग इधर पहले दिखा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये देखे ना, ये अभी दिखाते हैं, ये देख, ये पूछा इस दफा, ये लैंडिंग का नोट है। ये अभी देख लेते हैं यार, ये देखो, बल्कि ये देखें, ये उसने लैंडिंग नोट बनाया हुआ है और कहा है बताएं क्या गलत बनाया है। लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस इन अबव डिस्क्लोजर्स। है, उन्होंने कहा जी कि इनमें कास्टिंग एरर नहीं है, टोटल करने ना लग जाना। पता है कि स्टूडेंट टोटल करने बैठा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि टोटल ना करो। वो ठीक है। तो अब आपने ये नोट, ये किधर गया, ये देखे ना, ये आपने याद किया होगा। तो उससे कंपेयर करके आप देख लेंगे। अच्छा जी, कहां तक पहुंच गए थे? बोरिंग्स। ये सारा बोरिंग्स है। डिपॉजिट ये जो ये जो कस्टमर्स ने बैंक में पैसे जमा कराए होते हैं ना, वो बैंक की लायबिलिटी है, ये वो है बस। ये है जी बैंक, और बस खत्म। चले जी, कल लीजिए दिन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह।